नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम आपके लिए हिंदी के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो कि विशेष तौर पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें पिछले भाग में हम लोगों ने 25 प्रश्नों का अभ्यास किया था और आज के इस अगले भाग यानी कि भाग 2 में हम अगले 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न जो हमने लिए हैं वो व्यापम के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि अक्सर व्यापम अपनी परीक्षाओं में पूछता है। तो बहुत ही ध्यान से समझते हुए इस पूरे वीडियो को देखेंगे और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है। देखिए, इनमें चारों शब्दों में से कोई एक ऐसा शब्द है जो कि अशुद्ध है, वो हमें बताना है कौन सा है। तो कौन सा है, तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब शुश्रूषा जो है वो शुद्ध नहीं है। देखिए, कुछ लोग अहल्या में टिक लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। अहल्या सही है बिल्कुल, अगर अहिल्या लिखा होता तो गलत हो जाता। कुछ लोग अहिल्या लिख के आते हैं, अहिल्या याद रखेगा अशुद्ध है, अहल्या होता है। निरोग भी बिल्कुल शुद्ध है, अंतर ध्यान भी बिल्कुल शुद्ध है। शुश्रूषा शुद्ध नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका शक्कर वाला श लगेगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे शक्कर वाला श की जगह श्रोता वाला स लिख दिया था, इसलिए यह अशुद्ध था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है? देखिए, यहाँ पे 4 अनेक वाक्यों में एक वाक्य दिया हुआ है और इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो कौन सा सही है वो बताना है। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, बाकी का गलत क्यों है ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, यहाँ पे लिखा है उसे जाति स्मरक कहते हैं। तो कैसे गलत है, तो ये जाति स्मर कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे क अगर नहीं लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जाति स्मरक लिख दिया है, ठीक है, तो क लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है जिसका यौवन छत नहीं हुआ हो। तो जिसका यौवन छत नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अक्षत यौवन, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे अक्षत यौवन की जगह छत यौवन लिख दिया है, तो इसे अक्षत यौवन कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, तो जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, जबकि यहाँ पे उसका विपरीत दे दिया है, नास्तिक दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये कौन सा वाक्य है, ये हमें बताना है। तो वाक्य को फिर से एक बार पढ़िए, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार का वाक्य है, क्या ये विस्मयवाचक वाक्य है? क्या नहीं है। क्या ये आज्ञा दे रहा है किसी को? नहीं। क्या ये किसी को संकेत दे रहा है? बिल्कुल, ये संकेत दे रहा है। निषेधवाचक भी नहीं है, किसी कार्य को करने से मना नहीं कर रहा, ये संकेत दे रहा है कि अगर तुम चलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इस तरीके से। तो इशारों में बात कर रहा है, तो इसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 29वां। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं, स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी और भूगोल। इन चारों में से कोई एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा है, तो कौन सा शब्द है तो बताना है। तो हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भूगोल। देखिए, जो भूगोल है ये हमारा संज्ञा है, बाकी के यहाँ पे संज्ञा नहीं है। बाकी देखिए, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी क्या है? ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। स्वार्थी भी विशेषण है, लोभी भी विशेषण है। तो ये जो 3 शब्द है, ये तीनों क्या है? हमारे विशेषण हैं। और जो भूगोल है वो तो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है? भूगोल, ये किसी विषय का नाम है। भूगोल तो किसी चीज़ का नाम बताता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। देखिए, सुंदरता ये जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है, हमें बताना है। क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। क्या ये किसी समूह का नाम है? क्या? नहीं। क्या ये किसी प्रकार की जाति को प्रदर्शित कर रहा है? क्या? नहीं। क्या ये कोई भाव है? क्या? हाँ, ये भाव है। सुंदरता एक भाव है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कि चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, हमें चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे 4 तरीके से दिया हुआ है, तो कौन सा सही है बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित धन मय बराबर होता है चिन्मय। यहाँ पे हम देख सकते हैं हलंत भी लगा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं बताइए इसका संधि कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा संधि है? ये व्यंजन संधि है, ठीक है। संधि के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चित धन मय बराबर चिन्मय होता है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा ये भी संधि से है कि वधुर्जा में कौन सी संधि है। अब हमें बताना है वधुर्जा में कौन सी संधि है। तो देखिए संधि पता करने के लिए पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो वधुर्जा का संधि विच्छेद हो जाता है हमारा वधु धन ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्णों को यहाँ पे हम मिलाते हैं तो ये हो जाएगा वधु का उ, देखिए बड़ा ऊ, और ऊर्जा का भी बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ। तो ऊ धन ऊ मिलके यहाँ पे क्या बन रहा है, वधु धन ऊर्जा, वधुर्जा। देखिए यहाँ पे ध में भी बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो ये दोनों सजातीय स्वर मिलके यहाँ पे क्या हो गए हैं, दीर्घ हो गए हैं, हम देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी दो सजातीय स्वर मिलकर आपस में दीर्घ हो जाते हैं वहाँ पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33, धात्र धात्री। देखिए ये शब्दों के युग्म दिया हुआ है कि पहला शब्द है धात्र, दूसरा शब्द है धात्री। तो अब इन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, यहाँ पे हमें इसका अर्थ बताना है कि धात्र का अर्थ क्या है और धात्री का अर्थ क्या है। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धात्र यानी कि बर्तन और धात्री यानी माता होती है। ठीक, तो ये युग्म हमारा सही है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, वचन सुधा का सही समास विग्रह क्या होगा। देखिए एक शब्द दिया हुआ है वचन सुधा और हमें बताना है इसका समास विग्रह क्या होगा। असल में यह प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि वचन सुधा में कौन सा समास है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समास का नाम दिया हुआ है ना, तो समास का नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले वचन सुधा का हम समास विग्रह भी करके देख लेते हैं क्या है। तो वचन सुधा का समास विग्रह क्या हो जाता है, ये हो जाएगा वचन रूपी सुधा। ठीक है, सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत। तो यहाँ पे किस प्रकार का अमृत है, वचन रूपी अमृत, यानी वचन रूपी सुधा है। तो ये सुधा कैसा है, वचन रूपी है। यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि सुधा कैसा है, वचन रूपी है। तो जहाँ पे भी हमें पता है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, जो दो शब्द है हमारा वचन और सुधा, तो पहला शब्द यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा विशेषण है, मतलब विशेषता बता रहा है, और जो दूसरा शब्द है वो विशेष्य है। इसका मतलब क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो वचन विशेषण है, विशेषता बता रहा है सुधा का, तो ये विशेषण है। और जिसका ही विशेषता बताया जाए, किसकी विशेषता बता रहा है, सुधा की विशेषता, तो सुधा विशेष्य है। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाए वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। देखिए प्रश्न नंबर 35, ये भी हमारा समास से है कि उनंता वनत में कौन सा समास है। अब देखिए ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर काफ़ी सारे लोग गलत करके आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप कोशिश करके देखिए कौन सा समास है इसमें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास कैसे हुआ, तो अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो उन्नता वनत का समास विग्रह हो जाता है उन्नत तथा अवनत। अब देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, और जहाँ पे भी दो शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, या फिर वहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि तथा और इस प्रकार के शब्दों का लोप होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको दो विलोम शब्द दिख जाए, और वहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे कि वहाँ पे बीच में तथा और यहाँ पे और इस प्रकार के शब्दों का लोप होता है, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। देखिए यहाँ पे शांति शब्द के समानार्थी शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से 3 शब्द तो हैं उसके समानार्थी, लेकिन कोई एक शब्द ऐसा है जो कि शांति का समानार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है, देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, कोई भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आकाश। आकाश सबको पता है क्या होता है। ठीक है, तो आकाश हमारा समानार्थी नहीं है, किसका, शांति का। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नहीं वाला बताना है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए लिप्सा का अर्थ इच्छा होता है, तो बिल्कुल। कामना भी कहते हैं इच्छा को, स्पृहा भी कहते हैं, यातना नहीं कहते, तो यातना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब यातना जो है हमारा इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यातना का अर्थ क्या होता है, यातना का अर्थ होता है दुख। ठीक है, किसी को दुख देना यानी यातना देना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। यहाँ पे एक लोकोक्ति दिया हुआ है कि बगल में छोरा और देश में ढिंढोरा, या फिर बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, इस तरीके से भी अलग अलग तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं।
तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि क्या है। तो क्या है इसका लोकोक्ति का अर्थ? तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना, मतलब बगल में छोरा है और हम गांव में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि कहाँ गया लड़का, घूम गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न नंबर 39। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अब देखिए, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो हमें पता है स्टेशन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे चाय का पूछा है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जो चाय है वो चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, कुछ लोग गलत कर देते हैं, जापानी में टिक लगा देते हैं, वो आपको नहीं करना है। प्रश्न नंबर 41। पेड़ से फल गिरा। अब देखिए यहाँ पे वाक्य दे दिया आपको कि पेड़ से फल गिरा। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सी कारक की विभक्ति है, यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। पेड़ से फल गिरा तो कौन सा है, तो आप बताइए। तो देखिए अब इसका सही उत्तर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक है। कैसे पता चला? तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, अपादान कारक के बारे में समझते हैं कि याद रखिए जहाँ पे भी एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से अलग होना बताया जाए, ठीक है, मतलब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होने का बोध हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका बोध हो, अलग होने का बोध हो, तो वहाँ पे समझ जाइए अपादान कारक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है ना, कि पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ से पेड़ से फल अलग हो रहा है, गिर रहा है मतलब पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। तो ये जो शब्द है हमारा से, ये हमारा हो जाएगा अपादान कारक। अगला है हमारा कि कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मतलब जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, लघुभाषी कहते हैं, मितभाषी कहते हैं, अतिभाषी कहते हैं या मृदुभाषी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मितभाषी कहते हैं। कभी कभी याद रखिएगा इसे अल्पभाषी इस तरीके से भी ऑप्शन में दे देता है, और जब अल्पभाषी देता है तब लोग क्या हो जाते हैं यहाँ पे कि मितभाषी पढ़े होते हैं तो उन्हें म शब्द याद होता है, वो मृदुभाषी में टिक लगा देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। मृदुभाषी का अर्थ होता है कि मीठा बोलने वाला, याद रखिएगा, मीठा बोलने वाले को बोलते हैं मृदुभाषी, लेकिन कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी यानी कि अल्पभाषी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप कौन सा है? 4 वाक्य दिए हुए हैं और हमें बताना है इन चारों में से कोई एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध रूप में है, बाकी के गलत हैं। तो कौन सा है, तो पढ़ते हैं। आपका दर्शन दुर्लभ है, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, हम लोग कुशल पूर्वक हैं, उसे मृत्युदंड की सजा मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बाकी का गलत क्यों होगा, अब इसको समझते हैं। तो देखिए आपका दर्शन दुर्लभ है बोल रहा है, तो नहीं, आपका नहीं, आपके दर्शन दुर्लभ है, ऐसे हो जाता है। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, नहीं, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ऐसा होगा। ठीक, हम लोग कुशल पूर्वक हैं, ये तो सही है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, उस लिखा है यहाँ मृत्यु दंड की सजा मिली। अब देखिए समझिए कि जो मृत्यु दंड है, दंड का अर्थ होता है सजा, तो यहाँ पे दोबारा से सजा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे बोलते हैं कि उसे मृत्यु दंड मिला है। या अगर हमें सजा शब्द लगाना है तो हम इसे यहाँ से दंड को हटा देंगे, फिर हम बोलते हैं कि उसे मृत्यु की सजा मिली है। ठीक है, तो एक ही शब्द यहाँ पे 2 बार हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे भी वही अगेन 4 वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा एक वाक्य है जो कि शुद्ध है। तो चलिए पढ़ते हैं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने कृपया देने की करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। बाकी का गलत क्यों है ये समझते हैं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ज़्यादातर लोग इसे टिक लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पे कृपया शब्द लिखा हुआ है तो ये सही है, लेकिन असल में कृपया लिखने की वजह से ये गलत हुआ। क्यों हुआ समझिए, कृपया का मतलब ही होता है कृपा करें, तो यहाँ पे कृपा करें पहले ही दे दिया है, तो फिर यहाँ 2 बार क्यों लगाना। इसे ऐसे बोलते, आज का अवकाश देने की कृपा करें। अगर कृपया शब्द लगाना है तो फिर यहाँ कृपा नहीं लगा, फिर ये ऐसा हो जाता, कृपया आज का अवकाश देवें। ठीक, इस तरीके से होगा। तो कृपया कृपा दोनों एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक ही शब्द 2 बार लगा रहे हैं। यहाँ पे आज का अवकाश कृपया देने की करें, देखिए ये तो सबको पता चल रहा है गलत है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, देखिए यहाँ पे भी वही गलती 2 बार। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हुआ। तो इस चीज़ को आपको समझना, इस तरीके का आपको वाक्य दिया जाता है अक्सर परीक्षा में। अगला है प्रश्न नंबर 45। दर्शन का तद्भव रूप क्या है? देखिए दर्शन जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हमें बताना है, क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, दर्शन। क्या बोलते हैं दर्शन को? दर्शन।
ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ मैं उसका उत्तर तुरंत बता देता हूँ, लेकिन आपको पॉज करके वीडियो को और उसका उत्तर आपको अपने मन में बताना है कि क्या है, फिर आप देखिएगा कि आप बता पाते हैं कि नहीं। तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा, आपको याद रहेगा हाँ मैं ये वाला प्रश्न इस तरीके से बताया था तो इसका सही उत्तर मैंने गलत बताया था या सही बताया था, वो दिमाग में रहता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। 4 शब्द दिए हुआ है, इनमें से बताना है कोई एक शब्द ऐसा है जो कि तत्सम है। कौन सा है? जौ तत्सम है क्या? नहीं। अक्षत तत्सम है क्या? हाँ। घी तत्सम है? नहीं। दुबला तत्सम है? नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अक्षत। ठीक है, अक्षत को तद्भव रूप में आप चावल बोलते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो देखिए जौ हमारा तत्सम रूप नहीं है, घी और दुबला ये तीनों तद्भव रूप है, इसलिए ये गलत हो गए और अक्षत हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए सिर फिर जाना का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं कि फलाने का सिर फिर गया, यानी कि उसे अहंकार आ गया, वो अहंकारी हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकारी हो जाना। प्रश्न नंबर 48, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? देखिए 4 शब्द दिए हुए हैं हमें, इन चारों शब्दों में से कोई 3 शब्द है जो कि गलत तरीके से लिखा हुआ है, कोई एक सही है, वो हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है जो अशुद्ध नहीं है। तो कौन सा सही है? तो देखिए जी ऑप्शन नंबर डी, पहले तो अधीन बिल्कुल सही है और आगामी भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ध्यान नहीं दे पाते। अब देखिए यहाँ पे आगामी और अधीन ये दोनों सही हैं यहाँ पे, तो फिर ये क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो जब भी इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाए जहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन आपका सही उत्तर है, तो फिर वो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हम बोलेंगे? ये प्रश्न ही विलोपित हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगामी बिल्कुल सही है और अधीन भी सही है। हाँ, ये उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखते, ये लिखते हैं उज्ज्वल, इस तरीके से होता है, 2 बार आपका अधूरा ज आएगा यहाँ पे। ठीक है, उज्ज्वल। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, उज्ज्वल लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपको नहीं करना है, ये भी आपका गलत है, ये सही है। ठीक, मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से, उज्ज्वल। ठीक है, ये सही होता है। अध्ययन नहीं होता, ये हो जाता है हमारा अध्ययन। क्या हो जाता है? अध्ययन, 2 बार ये लगता है। ठीक, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 49, बूट किस वर्ग का शब्द है? अब बूट देखिए किस वर्ग का शब्द है? तत्सम है क्या? तद्भव है? देशज है या विदेशज? ये देशन लिखा, ये देशज होगा। ठीक है, देशज। तो देखिए देशज शब्द है कि विदेशज शब्द है ये? तो बूट हम सबको पता अंग्रेजी का शब्द है, यानी ये विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, ये हमारा आज का भाग 2 का अंतिम प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं? देखिए शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पे 4 परिभाषा दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर पहले बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सार्थक मतलब शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कुछ भी इस तरीके से बोल देंगे, मैं बोल दूंगा बबूना, तो बबूना का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता, तो ये एक शब्द होगा क्या? नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर इसका अर्थ होता होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर ये सार्थक नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं बोला एक बबूल बोला मैं, तो बबूल का अर्थ होता है ना, बबूल का पेड़ होता है, तो बबूल का अर्थ सबको पता है, तो ये हो जाएगा हमारा शब्द, क्योंकि ये सार्थक है। तो कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, बी को पढ़ते हैं जल्दी से, एक या एक से अधिक वर्ग समूह को और सही टिक लगा देते हैं, तो नहीं, आपको ध्यान रखना है कि सार्थक शब्द वहाँ पे होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का, कुल हमने भाग 1 और भाग 2 मिलाकर 50 प्रश्न देख लिया है, और आगे के जो हमारे 50 प्रश्न हैं बाकी, वो हम भाग 3 और भाग 4 में देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके के और प्रश्न चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।